हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट ट्यूटोरियल इन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज बाय प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं, मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं पता लेट्स से, तो जब भी हम प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या है कि रिचर्ड एक बंदा है और हमने उसको बोला कि भाई रिचर्ड, तुम्हें मार्केट जाना है। ठीक है, तो रिचर्ड को हमने एक टास्क दे दिया कि तुम्हें मार्केट जाना है। और जैसे हमने उसको ये वाला टास्क दिया, उसका रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। ठीक है, उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था? क्योंकि उसको नहीं पता कि मार्केट कैसे जाना है। और उसकी हेल्प करने के लिए फिर हमने उसको बोला कि ठीक है रिचर्ड, हम क्या करते हैं, हम तुम्हें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तुम उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, और जैसे तुम उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के एग्जीक्यूट करोगे तो तुम मार्केट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम उस इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हैं उसको पढ़ के एग्जीक्यूट करना है और तुम अपना टास्क अकम्प्लिश कर लोगे। राइट। तो रिचर्ड ने क्या किया, रिचर्ड ने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू किया, और जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू किया, उसने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया और फिर वो मार्केट की तरफ निकल पड़ा। राइट। मार्केट की तरफ जाते हुए उसने ध्यान दिया कि जैसे जैसे वो मतलब एक रोड से दूसरी रोड पे जा रहा है या फिर टर्न कर रहा है, मार्केट की तरफ जा रहा है, तो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं रास्ते में। ठीक है, जैसे वो थोड़ा सा आगे पहुंचा, उसको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मिली जिसमें उसको बोला था कि लाइब्रेरी लेफ्ट की तरफ है और मार्केट सामने की तरफ है, तो वो सामने चला गया। फिर वो थोड़ा और आगे पहुंचा तो उसको एक सेकंड इंस्ट्रक्शन मिली जिसमें उसको बोला था कि आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, लेट्स से आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का ध्यान रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो उसने एक और इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। राइट। अगर वो थोड़ा सा और आगे गया, फिर उसको पता चला कि उसको एक और थर्ड इंस्ट्रक्शन मिली जहाँ पे उसको बता रखा था कि आगे एक राउंड अबाउट है, तो आपको अपनी कार को उसके अकॉर्डिंगली चलाना है और फिर आपको मार्केट की डायरेक्शन में मुड़ जाना है। राइट। तो इस टाइप की उसको कई सारे इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं और रिचर्ड क्या कर रहा है, रिचर्ड उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है ताकि वो मार्केट तक पहुंच सके। राइट। अगर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहेगा कंटिन्यूसली, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट ये होगा कि रिचर्ड जो है वो मार्केट तक पहुंच जाएगा। है कि नहीं? कि अगर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेगा जो हमने उसको बताई हैं, तो वो मार्केट तक पहुंच जाएगा और उसका जो हमने टास्क दिया था कि उसको मार्केट तक जाना है, वो टास्क वो अकम्प्लिश कर लेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सम इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे जब रिचर्ड को एक टास्क परफॉर्म करना था, उसको मार्केट जाना था, तो हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दी और उसने उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के एक टास्क को परफॉर्म किया। राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करना है या करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दूंगा और उसको पढ़ के वो एक टास्क परफॉर्म कर लेगा। है ना? बट मैं उसको इंस्ट्रक्शंस कौन सी लैंग्वेज में लिख के दूंगा? जैसे अगर हम सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी बात करें, तो हर इंसान सारी लैंग्वेजेस तो नहीं समझ सकता, है कि नहीं? तो हमें उसको कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख के देना पड़ेगा जिसको वो इंटरप्रेट कर सके, या फिर जिसको वो किसी तरीके से समझ सके, या फिर जिसको वो कन्वर्ट करके समझ सके। राइट। तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज का तो यूज़ करना पड़ेगा ना। अगर जनरल टर्म्स में बात करूँ, तो अगर मुझे कुछ लिखना है, कहीं पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो मैं किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखूंगा ना इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने अगर यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो एक लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो प्रोग्रामिंग की प्रोसेस को, मतलब प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस को जब लिखने की बारी होती है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए यूज़ होती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स में सिंपल कह सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, बिकॉज हम लिख रहे हैं तो हमें तो आनी चाहिए ना। तो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुझे कंप्यूटर को देनी है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने समझ लिया और मैंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को लिख के दे दी। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के दे दी। अब बात ये आई कि कंप्यूटर जो है वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता। ठीक है, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के दी है, बट कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है 010101 इस टाइप की लैंग्वेज को। ठीक है, और इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब अगर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने इंस्ट्रक्शन लिख के दी और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। राइट, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि कंप्यूटर तो यही लैंग्वेज समझेगा, तो हमें अपनी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ना। और यहाँ पे रोल आता है कंपाइलर का। ठीक है, तो मैंने यही चीज बोली कि जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस लैंग्वेज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जिसको कंप्यूटर समझ सके।
और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। तो इसका मतलब जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मुझे कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या हुआ? कंपाइलर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती तो इंग्लिश ही है, बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको हम लोग, अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो हमें देख के समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो हम उसको रीड कर सकते हैं तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बट कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर सकता। तो कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो इस साइड पे हो गई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस साइड पे हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज 0101 टाइप की। तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, राइट। अब आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसका अपना कंपाइलर होगा जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बिकॉज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है ना। जैसे मतलब अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये अलग अलग कैसे हैं? इसका अपना कोई सिंटेक्स होगा, इसका अपना कोई सिंटेक्स होगा, इसका अपना कोई सिंटेक्स होगा, इसका अपना कोई लिखने का तरीका होगा, और इसका अपना कोई लिखने का तरीका होगा, राइट। हर एक अलग अलग लैंग्वेज है ना, बट उन सबको कन्वर्ट मुझे मशीन लैंग्वेज में ही करना है, राइट। इसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, इसको भी मशीन लैंग्वेज में करना है, इसको भी मशीन लैंग्वेज में करना है, इसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास भी एक कंपाइलर होना चाहिए, इसके पास भी एक कंपाइलर होना चाहिए, इसके पास भी एक कंपाइलर होना चाहिए, और इसके पास भी एक कंपाइलर होना चाहिए। तो हर एक लैंग्वेज के पास अपना खुद का कंपाइलर होता है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। अगर मैं पर्टिकुलरली C++ की बात करता हूँ, तो उस केस में जो हम कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं अपने ट्यूटोरियल्स में, वो हम यूज़ करेंगे GCC कंपाइलर सूट। और इसमें GCC की फुल फॉर्म होती है GNU कंपाइलर कलेक्शन। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये कंपाइलर है जो कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो ये 0101 टाइप की लैंग्वेज होती है ना जो कंप्यूटर समझता है, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी इसलिए क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शंस होती हैं, या फिर 0 या फिर 1। तो ये दो ऑप्शंस हो गई, इसके लिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला भाई एक कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो एक काम करते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, मतलब जब हम किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करते हैं ताकि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जा सके, तो उसके पीछे क्या-क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हम उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन अ C++ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। तो हम सारे एग्जांपल C++ के लेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग C++ में सीखने वाले हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब भी हम लोग कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब बैकएंड में हो क्या रहा है ये समझते हैं। तो कंपाइलर ने क्या किया, मतलब कंपाइलर यहाँ पे वही काम करेगा जो काम अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो यही काम रिचर्ड ने किया था, राइट। तो कंपाइलर यहाँ पे वही काम करेगा। कंपाइलर ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी थी या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी थी। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसको पहले उसने रीड किया। उसके बाद उसने चेक किया कि क्या इस इंस्ट्रक्शन में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ये एक पॉइंट है जो कंपाइलर परफॉर्म करता है, जिसमें वो चेक करता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है। जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम इज अ बॉय, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि बॉय ए राम इज, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो आप सिंपल बोलोगे भाई ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, राइट। तो ऐसे ही जब कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा होता है तो कंपाइलर भी चेक करता है कि क्या वो सारे इंस्ट्रक्शन सही लिखी हुई हैं, जो तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हैं वो सही हैं, वो उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है, इसका सिंटैक्स गलत है, राइट। और ये वाली जो लैंग्वेज है ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, तो इसका सिंटैक्स ठीक है। तो अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं होती, तो कंपाइलर मेरा एरर दे देगा कि ये लैंग्वेज जो है आपने सही नहीं लिखी है, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, अब कंपाइलर ने चेक कर लिया कि भाई जो तुमने प्रोग्राम लिखा है या फिर जो तुमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका काम क्या है, उसका काम है कि उस इंस्ट्रक्शंस को लेके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी कोड ही समझेगा ना। तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे मान लो अगर C++ की मैं बात करता हूँ, तो C++ के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना
वो डॉट सीपीपी फाइल में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल नोटपैड फाइल की बात करूं तो उसका एक्सटेंशन जो है वो डॉट टीएक्सटी होता है ना। अगर मैं वर्ड फाइल की बात करूं तो उसका एक्सटेंशन जो है वो डॉक्स होता है। ठीक है, ऐसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट सीपीपी होता है, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस डॉट सीपीपी फाइल को पहले सिंटेक्स एरर के लिए चेक करेगा। अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं मिलता, सब कुछ ठीक है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा एक फाइल में, और उस फाइल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, और उसका एक्सटेंशन यूजुअली होता है डॉट ओ, या फिर डॉट ओबीजे भी होता है कहीं कई जगह, डॉट ओ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसको कंप्यूटर रीड कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो 0101 टाइप की फॉर्म में होती है, ये हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं होती। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको कंप्यूटर रीड कर सकता है। अब कंपाइलर ने भाई क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया डॉट ओ वाली फाइल में जिसको कंप्यूटर रीड कर पाए। अब हमारा एक बात आती है लिंकर की। इसके बाद का जो स्टेप है वो आता है लिंकर का। अब लिंकर क्या करता है, मान लो मेरी एक फाइल है जो कि कोई नाम प्रिंट कर रही है, उसका मैंने नाम दे दिया डॉट सीपीपी। फिर मेरी एक और फाइल है, उसको भी मैंने नाम दे दिया डॉट सीपीपी, मतलब उसका एक्सटेंशन तो सेम रहेगा, नाम कुछ और है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, राइट। फिर मैंने कंपाइलर को बोला कि भाई इन सबको कन्वर्ट करो और मुझे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो कंपाइलर ने क्या किया, ए की बना दी ए डॉट ओ, और बी की अगर मैं बात करूं तो उसकी बना दी बी डॉट ओ, राइट। अब लिंकर क्या करेगा, लिंकर चेक करेगा कि भाई कितनी सारी ऑब्जेक्ट फाइल है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जैसे अगर मैं 4 फाइल को कंपाइल कर रहा हूं तो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट फाइल बनेंगी, है ना। तो लिंकर चेक करेगा कि कितनी ऑब्जेक्ट फाइल है और उन सबको कन्वर्ट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, तो लिंकर क्या करता है, लिंकर जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं जो कंपाइलर ने बनाई है उन सबको लिंक करता है आपस में, और उससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, क्योंकि जो हम फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ई। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते, उस ई फाइल को रन करते हैं और हमारा प्रोग्राम चल जाता है। जैसे आप कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आप जरूर ध्यान देते होगे कि उसकी जो फाइल है वो ई फाइल होती है ना। उसका एक्सटेंशन ई होता है, क्योंकि उसी फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपकी सीपीपी फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कंप्यूटर में, आपकी डॉट ओ फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कंप्यूटर में, बट आपकी जो ई फाइल है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो ये सीपीपी से लेकर EXE की जर्नी है इसके बीच में ओ बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और फिर वो EXE फाइल बनती है। तो जब भी तुम कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हो तो यही सब काम होता है। सबसे पहले कंपाइलर जो है सीपीपी फाइल को रीड करता है जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है। उसके बाद वो चेक करता है उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो मतलब सब कुछ ठीक है। फिर वो उसको कन्वर्ट करता है ओबीजे फाइल में या फिर डॉट ओ एक्सटेंशन वाली फाइल में, और उसके बाद जितनी भी ओ फाइल्स होती हैं उन सबको आपस में लिंक करता है मेरा लिंकर। और फिर जब वो सारी फाइल लिंक हो जाती हैं आपस में, तो जितनी भी मल्टीपल ओबीजे फाइल्स भी होंगी उससे एक ही ईएक्सी फाइल बनेगी जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और फिर वो मेरा टास्क परफॉर्म हो जाता है। मैं जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना होता है वो मेरा EXE फाइल के थ्रू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गाने चलाने हैं कंप्यूटर में, तो आपने कोई MP3 प्लेयर खोला, वो भी एक EXE फाइल होगी, उसमें आपने गाना लोड किया, वो आपका गाना चला रहा है, राइट। तो मतलब एक तरह से वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, और टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए ही चाहिए, और एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाली मतलब प्रोग्रामिंग फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का काम कंपाइलर करता है। तो ये होता है कि जब हम कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा। ठीक है, और हम लोग सिर्फ उसको कंपाइल करके देखेंगे, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है अभी उसमें कि उसमें क्या लिखा है या वो कैसे काम कर रहा है, वो सब हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए मैं सिर्फ एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, EXE फाइल क्या होती है, और EXE फाइल से हम कैसे रन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का। ठीक है, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसको डिस्प्ले करेगा। अभी आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सब हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है और कंपाइलर इसको कैसे रीड करता है। बट अभी के लिए हमें जो ध्यान देना है वो देना है कि मेरी सीपीपी फाइल है, इससे मुझे ओ फाइल बनानी है और EXE फाइल बनानी है, और कंपाइलर वो कैसे बना रहा है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे template.cpp नाम की मेरी फाइल है जो कि ये वाली फाइल मैंने खोली हुई है। अब मैं इसको कंपाइल करके इससे ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सी प्लस प्लस की जब हम बात करते हैं तो हम जीसीसी कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और जीसीसी कंपाइलर से किसी फाइल को कंपाइल करने की जो कमांड होती है वो जी प्लस प्लस होती है। तो मैं जी प्लस प्लस का यूज़ करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स वाले डायरेक्टरी में चल जाते हैं जहाँ पे हमारी फाइल है template.cpp। ठीक है,
अब अगर मैं देखूँ तो इस डायरेक्टरी में मेरी एक ही फाइल है template.cpp, और इससे मुझे ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। और ये प्रोग्राम मेरा डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड। तो एक बार चला के देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे कंपाइलर को कि तुम पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करो जो कि template.cpp फाइल में है, और मुझे एक ऑब्जेक्ट फाइल बना के दो जिसका नाम होगा main.o। ठीक है, तो G++ ने इसको कंपाइल करा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है main.o। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ना, इसमें जो कोड पड़ा है, मतलब जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी, इसको कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रही, और ये जो लैंग्वेज है ये है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट काम है कि इस बाइनरी लैंग्वेज से हमें एग्जीक्यूटेबल बनानी है, राइट। तो मैंने अपने कंपाइलर को बोला कि इस बाइनरी लैंग्वेज को रीड करो, ठीक है, main.o को रीड करो और इससे मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के दो। तो इससे मुझे बना के दो main.exe। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम मैंने दे दिया main.exe। ठीक है, तो कंपाइलर ने क्या किया, main.o से main.exe बना दी। अब ये जो main.exe है इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल करूँगा ./main.exe, तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैंने रन करके दिखाया, जिससे मैंने पहले सीपीपी फाइल का यूज़ करके ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट फाइल का यूज़ करके exe फाइल बनाई, और उसके बाद मैंने exe फाइल को रन करके देखा तो मेरा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ हमें अभी इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है या फिर G++ कैसे इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में और वो सब चीज़ें, बिकॉज अभी जो हम लोग बिगिनर्स वाला ट्यूटोरियल देखेंगे उसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक वीडियो में ये सब कुछ सीखेंगे कि हमें कैसे G++ कंपाइलर या फिर GCC कंपाइलर इंस्टॉल करके सेटअप करना है और कैसे हम लोग एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने देखा ध्यान से तो मैंने CPP फाइल को पहले ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जिसमें मेरा बाइनरी कोड है, और उसके बाद मैंने बाइनरी कोड को exe फाइल में कन्वर्ट किया, और फिर जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो जो मैं करवाना चाहता था, जो मेरा टास्क था, कंप्यूटर ने मेरा वो टास्क परफॉर्म करके दे दिया, राइट। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में बता देना, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, इसमें कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं एंड इनका क्या मीनिंग है, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।